हाँ जी, गुड इवनिंग। क्योंकि एनार्किज्म थोड़ा सा बचा हुआ है, बट एक बड़ा सिंपल वाला टॉपिक है ये। वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, शायद मैंने उस वाले ऑडियो में भी बताया था कि इट ऑल डिपेंड्स बिटवीन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टेट एंड द पीपल, है ना। राज्य और जनता का संबंध, कितना काम करना है राज्य को, ज़्यादा काम करना है, नहीं करना है। एनार्किस्ट तो देखिए कमाल की बात बोलते हैं। एनार्किस्ट कहते हैं कि तुम काम ही मत करो, तुम ख़त्म हो जाओ, व्यक्ति को छोड़ दो, व्यक्ति अपना डेवलपमेंट खुद ही कर लेगा, विदेशी आक्रमणों से भी सुरक्षा कर लेगा। ऐसी बात एनार्किस्ट, प्रौध, हाँ, बैक्यूनियन, क्रॉप्टकिन, ये सब बोलते हैं। वेलफेयर स्टेट में एक अलग कहानी है। यहाँ पे कहते हैं कि आप जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करने का काम राज्य को करना है। भारत के प्राचीन काल में राम राज्य की कथा तो प्रचलित है ही है। महाभारत में वेद व्यास ने कहा था कि जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता है, वो नरक का भागी हो जाता है। ऐसी कुछ बात प्लेटो, एरिस्टोटल ने भी करी। और 18-19 सेंचुरी तक थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, कैंट, ग्रीन, बेंथम की विचारधाराएं भी इसी प्रकार की थी। तो लोक कल्याणकारी जो सिस्टम आया, ये सब प्रतिक्रियाएं हुई। मैंने देखिए, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं या तो नए नए कंसेप्ट निकले। वेस्टर्न यूरोप में कुछ और बात थी, अमेरिका में कुछ और बात थी। हर देश की परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की है ना। हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, अमेरिका की अलग है, यूरोप के देशों की अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली बात है कि व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। एक तो व्यक्तिवाद है जो कि अधिकांश देशों में पाया जाता था 18-19 सेंचुरी में, जिसने राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया था कि लिमिटेड वर्क रहेगा तुम्हारा। इस नीति को अपनाने के परिणाम स्वरूप यूरोप के राज्य अधिकाधिक संपत्तिशाली बनते चले गए। प्रॉपर्टी खूब आ गई, है ना। देखिए कहाँ पे तो अराजकता तो संपत्ति के खिलाफ है, पर ये जो व्यक्तिवादी लोग थे, खूब प्रॉपर्टी आ गई। पर दिक्कत क्या हुई, प्रॉपर्टी कुछ हाथों में ही सीमित हो गई। इससे संतोष उत्पन्न हुआ और रस्किन, कार्लाइल, विलियम गॉडविन आदि विद्वानों द्वारा इस असंतोष की अभिव्यक्ति की गई, है ना। और यहीं से देखिए अब दूसरी कहानी शुरू होती है मार्क्सिज्म की, जो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको। मार्क्सवाद, मैंने कई बार इनका गुणगान किया। मार्क्सवाद का कंसेप्ट बहुत ही सही है, पर इतना कल्पना लोक में बह जाता है मार्क्स की, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल व्हाट मार्क्स इज सेइंग, है ना। वो एनार्किस्ट लोगों के साथ भी है कि एक राज्य विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज, ये है ना, जैसे कि जनता ही लड़ लेगी विदेशी आक्रांताओं से। पर मार्क्सवाद का उदय, मार्क्स का एक साथी था एंजल्स, इन लोगों का ये उदय हुआ 1848 में। समाजवादी घोषणा पत्र आया। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए 1917 में सोवियत यूनियन में एक क्रांति हो गई और साम्यवाद का प्रभाव बहुत बड़ा। इसी को अपन कोल्ड वॉर में भी पढ़ेंगे। 1917 ऑनवर्ड्स कम्युनिज्म बहुत आगे बढ़ गया। देन इट वेंट टू चाइना 1949। ईस्टर्न यूरोप में तो उसी समय आने लग गया धीरे धीरे, पोलैंड में, बल्गारिया में, रोमानिया में, चेकोस्लोवाकिया में, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों में, लाओस में, वियतनाम में, नॉर्थ कोरिया में, है ना, वियतनाम में। तो फिर इधर लैटिन अमेरिका में चे गुएरा, ये नाम कभी पढ़िएगा। अगर जो लोग मेरा पूरा ऑडियो सुनते हैं, बताइएगा मैंने ये नाम जो बोला है उसको थोड़ा सर्च करिएगा। चे गुएरा, फिडेल कास्ट्रो, ये कोल्ड वॉर में अपने को पढ़ना है। तो इन लोगों ने बहुत रिवोल्यूशन बोलिविया वगैरह में की, लैटिन अमेरिका में की। तो मार्क्सवाद तो पूरे विश्व में फैल रहा था और इससे लड़ने के लिए फिर अमेरिकन ने बड़ी कॉन्स्पिरेसीज की। और बाद में आप देखेंगे कि 91 तक आते आते बड़ा कमज़ोर हो गया मार्क्सवाद। 91 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्स एंड एवरीथिंग फिनिशेस, है ना। 89 में जर्मनी का एकीकरण, और उसी बहुत चेंजिंग टाइम 89, 90, 91, 92, देन कमिंग ऑफ व्हाट आई से गोर्बाचेव, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, मार्क्सवाद की समाप्ति हो गई। अब लोगों ने कहा कुछ और रस्ते की बात करी,
तो व्यक्तिवाद एक हो गया, मार्क्सवाद एक हो गया। देखिए दोनों जो वाद हैं ये राज्य को मिनिमाइज करते हैं कि राज्य तुम कम काम करो, है ना। अब आया विकासवादी समाजवाद। अब ये 1920 सेंचुरी में एक अन्य रूप आया, डेवलपमेंट सोशलिज्म, कि राज्य के द्वारा समाज के निम्नतम वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाना चाहिए। अब इसी का परिणाम निकला वेलफेयर स्टेट। अब देखिए जब इलेक्शंस होने लगे, डेमोक्रेसी आ गई, जनता अब आपको वोट दे रही है और डेमोक्रेसी धीरे धीरे बड़ी सक्सेस। आप देखिए आज की तारीख में लोकतंत्र तो दुनिया का सबसे सफल तंत्र है। अब जनता जब आपको मत देगी तो अब आपका जनता को सेटिस्फाई करना है। तो जो निम्न वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य के कार्य क्षेत्रों को व्यापक करना आवश्यक था, अतः लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया गया, है ना। फिर लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा कोई भी दे दीजिएगा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की परिभाषा इसमें लिखी हुई है। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है ना। इंग्लिश में केंट की परिभाषा है, इट ब्रैकेट में वेलफेयर स्टेट इज अ स्टेट दैट प्रोवाइड्स फॉर इट्स सिटीजन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज। अब कहा गया कि न्यूनतम जीवन स्तर प्रोवाइड करिए वेलफेयर स्टेट में। तो इसका अर्थ तो ये होगा कि काम आपका बढ़ जाएगा, स्टेट का काम बहुत बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्य क्षेत्र का इस प्रकार विस्तार करना होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई विशेष बंधन ना लगे, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली बात होती थी उस पर बंधन भी ना लगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के बीच सामंजस्य का सफल प्रयत्न है। ठीक है, सामंजस्य का सफल प्रयत्न। ये है वेलफेयर स्टेट की कहानी। वेलफेयर स्टेट के लक्षण, पहला पॉइंट है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं, जैसे सभी व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, अधिकतम समानता की स्थापना। सेकेंड पॉइंट है राजनीतिक सुरक्षा, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतंत्री शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं। थर्ड पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। चौथा पॉइंट है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। और पांचवी बात है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, है ना। तो तात्पर्य क्या हुआ कि ऐसे आप देखेंगे कि लोगों की इकोनॉमिकल सिक्योरिटी आ जाए। कैसे आएगी? सबको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। ये अपने में बहुत बड़ा डिस्कशन है कि सबको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, है ना। न्यूनतम जीवन स्तर की, अब देखिए कई बार लगा कि बेरोजगारी भत्ते की बात, जैसे आज भी शायद कौन से चुनाव में केजरीवाल साहब ने कहा कि उन लोगों को मिनिमम 5 लड़कियों को 1,000 रुपये दे देंगे। तो ऐसे कुछ बेरोजगारी भत्तों की व्यवस्था, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। न्यूनतम जीवन स्तर, है ना। देखिए जीवन स्तर जो आपका लाइफ स्टाइल हुआ वो एक माने उसका एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इससे उससे नीचे इंसान ना रहे, एकदम भूखा ना रहे, एकदम बिना छत के ना रहे, बिना शिक्षा के ना रहे। अब ये सब चीज़ें प्रोवाइड कैसे की जाए? whether everything भी शुड बी गिवन फ्री। और एक आपके देश में तो इसमें दौर है फ्री वाला, पर लोगों को हाथ में काम देना बहुत ज़रूरी है ना। इस पर रिसर्च बहुत ज़रूरी है इंडिया में, कैसे हम काम को जनरेट करें। क्योंकि देखिए कई बार मैंने, थोड़ा ऑडियो लंबा हो रहा है, कि आपको तो थोड़ा चाइना से सीखना पड़ेगा, है ना। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अब आप रोमानिया और बल्गारिया या न्यूजीलैंड का उदाहरण ना लें, इन सब की आबादी बहुत कम है। आपकी टक्कर की आबादी तो चाइना की है। तो देखिए कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्या आप उसको बना सकते हैं, क्या ऐसे लोगों को रोजगार दीजिए, है ना। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम, मैंने न्यूनतम जीवन स्तर। तो ये लक्षण हो गया। मैं 10 मिनट का बनाता हूँ जरा, इसके बाद इसके कार्य और इसकी आलोचना मैं आपको बता दूंगा, आलोचना और मूल्यांकन। ठीक है, तो फीडबैक देते रहा करो।
पूरा सुन रहे हो, कुछ लोग तो सुन रहे हैं। पिछला वीडियो देखा मैंने कि पिछला ऑडियो देखा कि 35-36 लोग ने सुन लिया है, अच्छी बात है, ठीक है।